हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो सेकंड पार्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जो आपका मूलनी फलनी जो द्रव्य है उसके बारे में अपन जो है आज लास्ट थर्ड पार्ट में फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे अपन 64th नंबर के कोटेशन से यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रस का लक्षण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है रसना अर्थो रसा, मतलब रसना का अर्थ रस बोला है। अब इसमें द्रव्यम आप क्षिति स्थिता, यानी कि उत्पत्ति में जो कारण होते हैं वो जल और पृथ्वी होते हैं। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रस है उसके उत्पत्ति में कारण कौन होते हैं। तो उत्पत्ति में कारण जल और पृथ्वी है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि रस की योनि क्या है, तो योनि जो है वो आपका जल है। ठीक है, आधार क्या है, तो आधार जो है वो पृथ्वी है। और अगर उत्पत्ति पूछ लिया जाए तो आपका बोथ आंसर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वो योनि पूछ रहे हैं, आधार पूछ रहे हैं, या फिर डायरेक्ट उत्पत्ति पूछ रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में बोला गया है निवृत्तो च विशेषा, यानी कि अभिव्यक्ति में, यानी कि उसमें बाकी के जो रिमेनिंग 3 महाभूत हैं वो कारण होते हैं प्रत्यय खादस्त्रय, मतलब बाकी के जो रिमेनिंग महाभूत जैसे आकाश हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, एक्सेट्रा जो है ना वो सारी इसमें आ जाएंगे खादस्त्रय के अंतर्गत। तो विशिष्ट निवृत्ति में जो कारण होते हैं वो आपका बाकी के 3 महाभूत, उत्पत्ति का कारण जल और पृथ्वी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रस है उसके भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पे अपन जानते हैं जो रस है उसको 6 भेद में डिवाइड किया गया है। तो स्वादु लिखा है, फिर मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो इसको एज इट इज ही लर्न करना है। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ऐसा क्यों? कई तो रीजन क्या है इसके पीछे, तो कई बार क्या होता है आपका बलवान का क्रम पूछ लेते हैं, इस वजह से। तो इसको ऐसा बोला जाता है ना, यथा पूर्व बलाधिक्यम, ऐसा बोला जाता है। तो बल में इसी क्रम से अधिकता होती है। ये क्या है आपका वृद्धवांग भट्ट का मत है। तो अगर आपसे क्रम पूछ ले तो एटलीस्ट आपको यहाँ से क्रम ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सामक एंड कोपक रस के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें सामक एंड कोपक रस के बारे में बताया जा रहा है। रसों के कार्य के बारे में, कौन वात को शांत करते हैं, कौन पित्त को, कौन उसका कोपन करते हैं। तो उसको हम जो है इस कोड से वापस से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मधुर अम्ल लवण, ये जो ट्रिक है ना, मतलब जो वो क्या है आपके वात समक के लिए है। फिर उसके बाद में मस्त, कसाय और तिक्त, ये जो है आपका पित्त शामक, सॉरी कफ शामक। उसको मैं वापस से बता रहा हूँ। जैसे कि जो मधुर अम्ल लवण रहेगा वो वात का समन करेगा। ठीक है, मधुर जो आपका तिक्त जो रहेगा वो आपका पित्त का समन करेगा, और केटी के मतलब जो आपका कटु तिक्त कसाय जो रहेगा वो वात का समन करेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको इसको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, तो ये तो चरक का क्रम था। तो वांग भट्ट ने यहाँ पे क्या लिखा है, तो स्वादोर अम्ल लवण कटु तिक्त, तो स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कसाय। वहां पे कटु तिक्त कसाय था ना, यहाँ पे आपका तिक्त उष्ण कसाय हो गया। तो यहाँ पे आपका जो षड जो वर्ड आया है उसमें क्या है, उष्ण सिनोनिम दिया है आपके वांग भट्ट ने कटु रस को। तो यहाँ पे जो कटु तिक्त कसाय रस का जो आपका सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है वांग भट्ट का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जहाँ पे अपन जो रस है वो 6 पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका कौन सा महाभूत कौन से रस में प्रधान है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। तो ये ट्रिक से जो कोड है उससे अपन इसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये भी पहले बताया था, इसको ऐसे याद रखना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इसका कोड क्या है आपका, वी फी वाइफ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन आई। तो यहाँ पे आपका वी से आपका क्या हो गया, डब्ल्यू से क्या हो गया आपका वाटर, ई से क्या हो गया अर्थ। तो आपका मधुर का क्या है वाटर एंड अर्थ, इसका कंपोजिशन हो गया। एफ से आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, सॉरी एफ से आपका फायर हो गया, ई से अर्थ हो गया। ठीक है, तो आपका पृथ्वी और अग्नि किसका है, जो अम्ल रस है उसका कंपोजिशन है। फिर उसके बाद में डब्ल्यू एफ से क्या हो गया, तो डब्ल्यू से वाटर हो गया, एफ से फायर हो गया। ठीक है, ये आपका लवण रस का है। ठीक है, ए एफ से आपका क्या हो जाएगा, ए से आपका जो है एयर हो जाएगा, एफ से आपका फायर हो जाएगा। तो कटु जो रस है उसका कंपोजिशन वायु अग्नि हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपका ए से आकाश हो गया। ठीक है, सॉरी ए से एयर हो गया, एस से स्काई हो गया। ठीक है, तो आपका वायु और आकाश ये क्या है आपका तिक्त रस का कंपोजिशन है। ठीक है, और आपका
ए से एयर और ई से अर्थ, ठीक है। तो ये साइरस का कंपोजिशन है। तो ये कोड से आप जो है इसके पंचभौतिकता को याद रख सकते हो। ये जो कोड है VFY अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन आई, ठीक है, इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हो। अब जो डिफरेंट आचार्यों का जो मत है, जैसे कि सुश्रुत में कई बार क्या है ऊपर नीचे हो जाता है, उनका जो रेफरेंस है वो चेंज मिलता है। तो कई बार जगह आप देखोगे तो एज इट इज रस कल्पना की हुई है उन्होंने, वो चीज़ मैं आप लोगों को सुश्रुत में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये याद रखो, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि रस में प्राधान्य कौन सा है, तो आपको यही कोड लगाना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय VFY अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन आई, ताकि आपको इसका पंचभौतिकता याद रहे। यहाँ पर अपने दोषों की जो प्रधानता है वो देख लिया, सॉरी आपका जो पंच महाभूतों की प्रधानता है वो देख लिया, ठीक है, रसों में। अब नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे द्रव्य का वर्गीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर से जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का वो पूछा जाता है कि प्रभाव भेद से कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं कि प्रभाव भेद से चरक ने द्रव्य कितने माने हैं। हमको रेफरेंस ही ध्यान नहीं रहता है, ये फर्स्ट चैप्टर में मान रखे हैं। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषण और स्वस्थ रुधिर के लिए हितकारी। तो ये जो 3 टाइप के हैं वो किस बेसिस पे हैं, तो प्रभाव भेद से। तो ध्यान रखना प्रभाव भेद से ये टाइप है। अब कई बार क्या है उत्पत्ति भेद से अगर आपको पूछ लें तो वो क्या है डिफरेंट है। तो प्रभाव भेद वाला टाइप कितने हैं, 3 टाइप से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो उत्पत्ति भेद से इन्होंने फिर से द्रव्यों के टाइप कर दिए 3, तो ये अगेन फिर 3 टाइप है। तो ये कौन कौन से हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। तो ये जो उत्पत्ति भेद है इसको क्या है योनि भेद से भी वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये योनि भेद से भी कह सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति भेद से 3 ही प्रकार है, जांगम, औद्भिज और पार्थिव। इससे पहले अपन जो है प्रभाव भेद वाला हम पढ़ के आए हैं। अब ये जो जांगम, औद्भिद और आपका पार्थिव बताए गए हैं, इसको उन्होंने क्या है और डिटेल में बता दिए हैं। तो देखो जांगम द्रव्य बता रहे हैं, तो मधु है, गोरस है। तो मधु जो है वो बीन्स जो है इकट्ठा करती हैं, इस वजह से वो जांगम हो गया। गोरस का मतलब होता है जो दूध है और उससे बने पदार्थ। दूध क्योंकि जांगम द्रव्य है इस वजह से गोरस सीधा डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्षीर वर्ग है वो अलग से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे कि मज्जा है, मूत्र एक्सेट्रा, ये सब क्या आपके जांगम द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से जांगम द्रव्य है, तो क्षीर भी आपको जो है ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि औद्भिद एंड पार्थिव में क्षीर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गोरस जो वर्ड है वो आपका जांगम में लिखा हुआ आया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नीचे बता रखा है पार्थिव द्रव्य के बारे में। तो ये स्वर्ण, समल, ठीक है, और पंचलोहा और मनाशीला। तो इस तरीके से इन्होंने कौन सा वाले, तो भौम पार्थिव द्रव्य बता रखे हैं। तो ये जो पार्थिव द्रव्य है ना, इसको अपन डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो देखो पार्थिव द्रव्य में ये जो लिखा है समल लिखा है, तो इसके साथ तो मल शब्द से देखो लौह शिला जतु को जो है ग्रहण किया गया है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि लौह का जो मल होता है शिला जतु, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि मल शब्द किसके लिए आया है, तो शिलाजीत के लिए आया है, ये ध्यान में रखना। अब इन्होंने जो पंचलोह बताए हैं, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको पंचलोह, तो इन्होंने बताया है चांदी, तांबा, नांग, वंग, लौह। तो इसमें सोना नहीं है, क्योंकि सोना उन्होंने पहले से ही अलग से दे दिया है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि पंचलोह में चरक जो है वो स्वर्ण को नहीं मानते, ठीक है। और मनःशीलाले, ये जो एक्स्ट्रा जो वर्ड हो रहा है, ठीक है, वो आपका हड़ताल के लिए हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपके सामने आ गया भौम मतलब पार्थिव द्रव्य, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं औद्भिद के ऊपर। तो औद्भिद जो है तो वो जो है अंतःचेतन के अंतर्गत है। तो उसको जो है वापस से हम जो है जानते हैं कि उसके 4 टाइप होते हैं। तो 4 टाइप चरक के कौन से हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। फिर इसको और क्लियर करते हैं, फले वनस्पति, जिसमें केवल फल लगते हैं, फूल दिखाई नहीं देते हैं, वो वनस्पति है। वानस्पत्य, जिसमें फल एंड फूल दोनों लगते हैं। औषधि, फल पाकांता, फल पाकांता मतलब पकने के बाद जो औषधि मर जाती है, जो पेड़ पौधे पकने के बाद में मर जाते हैं वो औषधि में आएंगे। और प्रताने विरुद्धा स्मृता, मतलब जो बेल टाइप में होते हैं वो विरुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब इसके नीचे जो एग्जाम्पल देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो गूलर है, ठीक है, वट है, पाकड़ है, ये सभी क्या आपके वनस्पति में आते हैं, क्योंकि इसमें आपको फल दिखता है, फूल दिखाई नहीं देता है। फिर फूल एंड फल जिसमें दोनों में दिखते हैं, जैसे कि महुआ हुआ, जामुन हुआ, ये क्या है वानस्पत्य।
तो अपत्य मतलब ऐसा समझो कि जो जेनाइटल वाला जो पार्ट है वो भी दिख रहा है, मतलब फूल दिख रहा है उसमें। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है आपका आम जामुन जो है, जिसमें आपके जो फूल एंड फल दोनों दिखाई देते हैं। और इसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि जो आपका जो लता होता है, ठीक है, जैसे कि गुड़ूची है, वो आपका विरुद्ध के अंतर्गत आता है। और जो पक करके स्वयं नष्ट हो जाता है, जैसे गेहूं है, जौ है और धान हुआ, वो औषधि में आता है। ठीक है, ये क्लियर। फिर अब सुश्रुत का एक जो कॉन्सेप्ट जो दूसरा है, जो वो कहते हैं जैसे कि जो वनस्पत्य है, जो वर्ड है, मतलब पुष्प फलवंत जो वनस्पति है, उसको सुश्रुत ने वृक्ष माना है। ठीक है, तो जिसमें आपका पुष्प एंड फल दोनों लग रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है, वृक्ष के रूप में माना गया है। तो यहाँ पे चरक क्या मान रहे हैं, वनस्पत्य मान रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना कि जो चरक के वनस्पत्य के जो एग्जाम्पल हैं वो सुश्रुत में वृक्ष के लिए आ जाएंगे। ये जो डिफरेंस है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। अब इसके बाद में जो औद्भिद द्रव्य हैं, तो औद्भिद द्रव्यों के बारे में जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका निर्यास जो है लिखा हुआ है। तो निर्यास को आप जो है भौम करके मत आना, यानी कि पार्थिव द्रव्य करके मत आना। तो ये निर्यास किसके लिए आया है, तो औद्भिद के लिए आया है। इसके बाद में क्षार, तो पेड़ों को जरा के जो है अपन क्षार बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो ये क्षीर वर्ड आया है। तो जबकि आप क्षीर यहाँ से नहीं देखोगे तो ये किस में चला जाएगा, क्षीर जांगम द्रव्य में। पर वहां पे क्या लिखा हुआ है, गोरस। तो पहला जो द्रव्य है वो आपका क्या है, जांगम करना। मतलब जब गोरस आपको पूछा जाए तो जांगम करना, ठीक है, और जब क्षीर पूछा जाए तो आपका औद्भिद में आ जाएगा। भस्म अपन बनाते हैं औद्भिद द्रव्यों से, तो ये ध्यान रखना कि ये जो है औद्भिद का एग्जाम्पल है। अब इसके आगे उन्होंने जो और कुछ कैलकुलेशन किए हैं प्लांट के बारे में, कुछ और द्रव्य बताए हैं। तो देखिए मूलिनी सोडस, तो देखो मूलनी जो है वो 16 बताते हैं, और फलेनी जो आपका है, ठीक है, वो विंशति मतलब वो 19 बताए गए हैं। महास्नेह चतवारा 4 बताए गए हैं। 5 लवण बताए गए हैं। 8 मूत्र बताए गए हैं। 8 ही उन्होंने क्या है, दुग्ध की भी गणना की है। शोधन के लिए 6 वृक्ष बताए हैं, जिसमें से 3 तो शीर है और 3 तो वल्कल है। तो वो अपन डिटेल में अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की ओर अपन आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 16 मूलनी द्रव्य। तो सबसे पहले ये जो कोटेशन है इसको थोड़ा ध्यान रखना कि हस्तिदंती हेमवती श्याम त्रिवुधो गुणा। तो ये कोटेशन आपको डायरेक्ट दे करके आपको पूछ सकते हैं कि ये मूलिनी है कि फलनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसमें द्रव्य गुण के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि कई बार जो है पर्याय से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि अधोगुण जो है वो किस वनस्पति को बोला जाता है। तो वृद्ध दारू के धारा को बोला जाता है। प्रत्यक्ष श्रेणी जो है वो दंती के लिए आया है। असगंधा जो है वो अजवाइन के लिए आया है। वेषाणिका जो है वो आपका काकड़ा सिंगी के लिए आया है। तो कई बार क्या है कि द्रव्य गुण के जो क्वेश्चन है वो यहीं से अराइज हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये मूलनी में है कि फलनी में है। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करना है हमें। ठीक है, अब जैसे कि नीचे देखिए, इसमें जो आपका श्रृंग पुष्पी बिंबी, इनको क्या है, छर्दन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मूलनी और फलनी ये दो द्रव्य हैं। ठीक है, अब इसमें से मैक्सिमम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं और हमेशा जो कंफ्यूज करते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिए हैं। तो कई बार क्या है, हस्तिदंती क्या है, मूलनी है, फलनी है। हस्तिपर्णी क्या है, मूलनी है या फलनी है। तो मैंने इसको आपको एज इट इज जैसा मैंने लिख दिया है वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि हस्तिदंती मूलनी है और उसके नीचे हस्तिपर्णी फलनी है। इसी प्रकार से प्रत्येक श्रेणी मूल्य में आता है और प्रत्येक पुष्प आपका फलनी में आता है। इसी प्रकार से सप्तला जो है वो मूल्य में आएगा और शंखनी जो है वो आपका फलनी में आएगा। तो ये जो है सिमिलर से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आप इसमें सिली मिस्टेक करके निगेटिव करके आते हो। तो ये इसको इस प्रकार से टर्मिनेटेड फॉर्म में याद रखो कि ऊपर नीचे हस्तिदंती हस्तिपर्णी, प्रत्येक श्रेणी प्रत्येक पुष्पी, सप्तला और शंखनी, ताकि आपको मूलनी और फलनी याद हो जाए। अब इसमें और मूलनी और फलनी के ये जो मूलनी के आपके 16 द्रव्य हैं और फलनी के 19 द्रव्य हैं, इसको अपन जो है अच्छे से और रिकॉल करेंगे। तो जो आपके 16 द्रव्य हैं इसको आप जो है वशीर या वाशीर करके जो है ट्रिक को आप ध्यान रखें, जिसमें व से करेंगे वामक, सी से शिरोविरेचक और र से रेचन। ठीक है, अब ये जो 16 वामक द्रव्य हैं 16 जो मूलनी द्रव्य हैं उसमें आपका वामक हो गया है, आपके जो आपका वामक है वो 3 है, शिरोविरेचक जो है वो 2 है और रेचक जो है वो 1 है।
तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। सॉरी, वामक जो द्रव्य है वो 3 है, ठीक है। शिरोविरेचक जो द्रव्य है वो 2 है, और जो आपका रेचक जो द्रव्य है वो 11 है। तो टोटल आपका इस प्रकार से 16 होगा, ठीक है। तो रेचक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, 11 है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो वामक द्रव्य है उसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, तो हे शिव से याद रख सकते हैं। तो हे से आपका हेमवती, स से आपका शंख पुष्पी और व से आपका बिंबी, ताकि आपके पास क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे द्रव्य हैं जो मूल्य में आते हैं या फलनी में आते हैं या वामक द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो हे शिव की ट्रिक से अपने को 3 वामक द्रव्य याद हो गए, हेमवती, शंख पुष्पी और बिंबी। फिर 2 जो शिरोविरेचन के हैं, ठीक है, उससे आपको सिराज से याद रखो, श्वेता और ज्योतिष्मती। और बाकी जो है आपका जो 11 जो है वो रेचन के द्रव्य हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत अपन पहले से पढ़ चुके हैं। आई थिंक ये जो ट्रिक है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जो आ जाते हैं अपन लोग फलनी के ऊपर। तो फलनी में आपको पता है कि इसमें 19 द्रव्य हैं, तो इसमें आपके वामक हो गए 8, शिरोविरेचक हो गया 1 और रेचक जो द्रव्य है वो आपके 10 हैं। तो 8, 1, 10 इस प्रकार से आप इसे रिकॉल कर लीजिए। तो इसमें आपका जो शिरोविरेचन द्रव्य है उसमें आपका है अपमार्ग है, ठीक है। एक जो आपका शिरोविरेचन द्रव्य है वो आपका अपमार्ग है। इसका सिनोनिम क्या है आपका, प्रत्यक पुष्पा। तो ये आप जो है याद रखो, प्रत्यक पुष्पा अपमार्ग को बोला जाता है। अब इसमें आपका ये जो वामक द्रव्य 8 हैं, इसमें आपके षड वामक आते हैं। जो आपके कल्प स्थान के 6 जो पहले आपके वामक द्रव्य वर्णित किए गए वो आपके षड वामक द्रव्य त्रपुष और हस्तिपर्णी, ये इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, 8 वामक हो गए और बाकी जो द्रव्य बच गया वो रेचन के अंतर्गत आता है। तो ये जो मूल्य एंड फलनी से जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं और बार बार जहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, तो वो आई थिंक यहाँ से रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। अब देखो इसमें से थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए कि जो फलनी जो द्रव्य होते हैं ना, तो ये जो फलनी द्रव्य है ना, इसमें आनुप और स्थलज, तो ये पूछा जाता है ये मुलैठी के टाइप्स हैं। और प्रक्रिया और उत्क्रिया ये क्या है आपके करंज के टाइप्स हैं। तो प्रक्रिया और उदक्रिया, ठीक है, ये ध्यान रखना करंज के टाइप हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो टाइप्स हैं वो किस में आते हैं, फलनी में। जैसे कि ये कंपिल्लक पूछ सकते हैं आपसे, ये फलनी है, आरगवत फलनी है, कूटज का जो फल है उसमें काम में आता है। तो ये ध्यान रखना फलनी के एग्जाम्पल्स। अब जैसे कि अपन आगे ये देखेंगे कि रेचन, अनुवासन, स्थापन, मदन फल एक्सेट्रा, वोमन के जो द्रव्य हैं उनका स्थापन एंड अनुवासन, इनमें भी प्रयोग बताया गया है। तो नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं, ठीक है। तो देखो जो मैंने 8 औषधियां बताया ना मैंने आपको, षडवामक, त्रपुष और हस्तिपर्णी, तो वो जो औषधियां बताई हैं, ठीक है, तो उन औषधियों को स्थापन वस्ती में भी प्रयुक्त हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे नेक्स्ट देखिए। तो अब जो है मूल्य फलनी जो द्रव्य है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होता है। अब अपन आते हैं चतुर्विध महास्नेह के ऊपर। तो कई बार ये जो महावर्ड है ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितने स्नेह के लिए आता है, 4 के लिए आता है, 3 के लिए आता है, 2 के लिए आता है कि 1 के लिए आता है। तो ये जो है मेरे लिए आपके 4 के लिए आता है, ठीक है। 2 जो है, 2 स्नेह जो होते हैं उसको क्या है, यमक बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें 4 स्नेह में कौन से हैं, तो सर्पिस, तैल, वसा, मज्जा, हमेशा 4 स्नेह में यही यूज होते हैं। अब इसके लिए इस कोटेशन का रेफरेंस पूछ सकते हैं, पान अभ्यंग वस्ती नशार्थम चैव डैश ऐसा करके। तो ये किसके लिए आया है, तो ये चारों स्नेह के लिए आया है। इसमें एग्जांपल दे देंगे कि स्नेह के लिए आया है, नमक के लिए आया है, किसके लिए आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मेरे लिए आपका स्नेह के लिए प्रयुक्त किया गया है। फिर स्नेह को स्नेह के लिए काम में लेंगे ना, तो इसी वजह से ये जो लाइन है वो ध्यान रखना कि स्नेह न जीवना बल्या वर्ण उपचया वर्धनम। तो स्नेह से रिलेटेड ये जो लाइन है वो भी आपका स्नेह के लिए आया है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। अब इसमें देखो ये जो 5 लवण है उसके बारे में आचार्य चरक ने बताया है। तो सबसे पहले पांचों जो नमक है उसको याद रखने के लिए एक कोड याद रखो, सैसो विसारो। जब आपसे 2 पूछा जाए तो इस टाइप से रहेंगे, सैसो, ठीक है। 3 पूछे जाए तो सैसो वी हो जाएगा, ठीक है। 4 पूछे जाए तो सैसो विसा और 5 पूछे जाए तो सैसो विसारो। तो स से सैंधव सवरचल, वी से विड, स से समुद्र और रो से रोमक। तो इस ट्रिक को ध्यान रखना, ये पंचलवण का ट्रिक है, सैसो विसारो। अब यहाँ पे जो रोमक है उसके स्थान पे चरक ने क्या माना हुआ है, तो औद्भिद। तो एक तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना कि जो चरक है उन्होंने क्या है आपका जो है औद्भिद का मिल्य जो है उल्लेख किया है
रोमक के स्थान पे जो है औद्भिद लवण का मिल्ली जो है उल्लेख करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। आचार्य सुश्रुत जो है वो 6 लवण बताते हैं, उसमें उन्होंने क्या है कृष्ण लवण को भी ऐड कर दिए हैं। वांग जो है वो 7 बता देते हैं और रोमक उसमें ऐड कर देते हैं। और रस रत्न समुच्चय जो है वो आपका चुल्लिका लवण का उल्लेख करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि चुल्लिका लवण कहाँ पे आता है, कि रस शास्त्र में भी पांचों नमक काम में आते हैं ना। तो ये ध्यान में रखना कि चुल्लिका लवण का जो उल्लेख है वो रस रत्न समुच्चय में दिया गया है। अब इन नमक के क्या गुण होते हैं, तो नमक देखो स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, दीपनीय है। तो ये ध्यान रखना, ये जो कोटेशन है वो आपके नमक के लिए आया है। इसका रेफरेंस, ठीक है, आलेपन इत्यादि में यूज होता है। अधोभाग ऊर्ध्वभाग तो हम देखते हैं वमन विरेचन एक्सेट्रा जो भी चीज बनाते हैं तो उसमें अपन थोड़ा सा सेंधा नमक डालते ही हैं। तो ये जो लाइन है ना, अधोभाग ऊर्ध्वभाग निरहोषु अनुवासने, तो ये नमक के लिए आया है। सिरो विरेचन में भी नमक का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। हम ये सोचते हैं कि इसमें नस्य में जो है अपन जो है नमक का प्रयोग नहीं करते, जबकि सिरो विरेचन में नमक का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। शस्त्र कर्म के लिए जैसे लेखन एक्सेट्रा है, तो इसमें भी क्या है नमक का यूज किया जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गुल्मशूल तथा उद्रय, यानी कि गुल्मशूल जो होते हैं, जो आपके लवण से रिलेटेड जो पंच सकार जो चूर्ण होते हैं, ये देते हैं पेशेंट को। शिवाशार एक्सेट्रा जो है अपन पेशेंट को देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो ये गुल्मशूल उदर, ये जो प्रशस्ति है वो नमक के लिए बताई गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। ये तो जो नमक का टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश हो चुका है। अब अपन आते हैं मूत्र के ऊपर। तो देखो मूत्र के वर्णन के लिए चरक का लाइन क्या है, तो सर्वाणी आत्रेय शासन। तो मतलब सर्वाणी आत्रेय शासन मतलब जो आत्रेय के शासन में इसका उल्लेख किया गया है। ये पूछा जाता है कि किसका उपदेश किया जा रहा है, दूध का किया जा रहा है, नमक का किया जा रहा है, स्नेह का किया जा रहा है, या मूत्र का किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है नमक के बारे में, सॉरी यहाँ पे आंसर जाता है आपका मूत्र के बारे में। मूत्र के बारे में यहाँ पे आपका जो है उल्लेख किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट इन्होंने जो मूत्र बताए हैं, तो 8 प्रकार के मूत्र हम जानते ही हैं, गोमूत्र, महिष मूत्र, उसके बाद में अजा, हस्ती एक्सेट्रा बताए हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भाव प्रकाश जो है, ठीक है, वो आपका क्या है स्त्री मूत्र और जो आपका पुरुष मूत्र, इस तरीके से जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। अब मूत्र के स्पेसिफिक जो आपका गुण है वो आपका दे रखे हैं, जैसे कि अरुक्षम। तो ये क्या है मूत्र का गुण होता है, तो बहुत ज्यादा स्निग्ध भी नहीं है और बहुत ज्यादा रुक्ष भी नहीं है, अरुक्षम कैटेगरी में डाला गया है। कटुकम, तो कटु रस है, ठीक है। उसके अंदर लवण अनितम, लवण रस है एक्सेट्रा अपन मान सकते हैं। उत्सादन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्थापन में इसका प्रयोग करते हैं, अनह इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उदरेशु अर्ससु गुल्म कुष्ठ किलासेशु, तो ये जो है आपका डायरेक्ट लाइन आया हुआ है। तो ये किसकी प्रशस्ति बताई गई है, ऐसा करके पूछा गया था, तो ये मूत्र की प्रशस्ति बताई गई है। तो रिकॉल करने से ये ध्यान में रहती है ना कौन सी चीज नमक के बारे में लिखी गई है, कौन सी चीज मूत्र के बारे में लिखी गई है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो आगे यहाँ पे देखो विषग्न बताया गया है मूत्र को, कृमिघ्न बताया गया है मूत्र को। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम डैश उच्यते, ऐसा करके पूछा जाता है। तो जो सर्म जो वर्ड है वो मेनली मूत्र के लिए लिखा गया है, क्योंकि ये क्या है कल्याणकारी है। तो इसको ब्लैंक करके जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इसका रेफरेंस पूछा जा सकता है कि किसके लिए आया है, तो ये मूत्र के लिए बताया गया है, ठीक है। कि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, वो चरक ने जो ये कोटेशन है वो मदन फल एक्सेट्रा के लिए नहीं लिखा है, किसके लिए लिखा है, मूत्र के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आपका श्लेष्माणाम समीयेत, मतलब श्लेष्मा का समन करता है पीने से, मारुत का अनुलोमन करता है, और कर्षयेत पित्तम अधोभागम, तो अधोभाग से क्या है पित्त को निकालता है। तो ये जो लाइन है वो किसी ड्रग के लिए नहीं आया है, ठीक है, अपितु मूत्र के लिए आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो चीज अपन बोल रहे हैं ना कि विषग्न बोले हैं, ठीक है, उसी प्रकार से भाव प्रकाश है, उन्होंने लिखा है भाव प्रकाश ने कि नर मूत्रम गरम हंति तद्विधम सेवितम रसायनम। जो नर मूत्र जो होता है वो गर विष का नाश करता है, इसलिए उसको क्या है रसायन की तरह सेवन करना चाहिए। तो इसका रेफरेंस ध्यान रखना, ये भाव प्रकाश का कोटेशन है। अब जैसे कि बताया गया है मूत्र में मेन प्रधान रस क्या है, तो कटु है। लवण जो है वो अनुरस है, ये ध्यान रखना कि सुश्रुत ने इसे सिमिलर ही मानते हैं। बस वांग भट्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि उन्होंने मूत्र को पित्तवर्धक बोला है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि किस आचार्य ने मूत्र को पित्तवर्धक बताया है, तो वो वांग भट्ट ने बताया है, क्लियर।
इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। तो 8 प्रकार के जो मूत्र है वो हमने पढ़े, ठीक है। तो वो तो अपन लोगों ने कॉमन पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक एक मूत्र का दे रखा है तो उसको अपन को ट्रिकी फॉर्म में याद रखना है। अब देखो, जैसे कि अभिमूत्र के बारे में बोला गया है, ठीक है, भेड़ का, तो उसे क्या है, पित्त अविरोधी बोला गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अजा का जो मूत्र है उसको पथ्य बताया गया है। तो पथ्य किसको बताया गया है, अजा मूत्र को बताया गया है। फिर उसके बाद में गाय का जो मूत्र है उसको क्या है, कृमि कुष्ठ नाशक बताया गया है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडू च समयेत पीतम सम्यक उदरे हितम। तो ये जो लाइन है वो आपका गोमूत्र के लिए आया हुआ है। तो ये गोमूत्र का पान कर लेने से कंडू का शमन हो जाता है और ये क्या है, उदर रोग में हितकारी होता है। तो ये आपको लाइन देकर के पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए आया है, तो आपका गोमूत्र के लिए आया हुआ है। फिर देखो, माहिष मूत्र को शशारम, तो शशार करके पूछा जाता है, किसको बोला जाता है, तो माहिष मूत्र को। और क्षार का यूज किस में करते हैं, तो अर्श में, शोप में, उदर रोग में। तो अर्श सोपहरग्नम, ये जो लाइन आएगा वो आपका क्या है, माहिष मूत्र में आएगा। फिर देखो, हाथी का जो मूत्र है उसको लवण युक्त बताया गया है। तो इसको हाथिल करके याद रखो कि हाथी का जो मूत्र है वो लवण युक्त है करके। इसके लिए वर्ड क्या आ रहा है, तो कृमि कुष्ठी नाम। यहाँ पे आपका जो नाम जो वर्ड आएगा, ठीक है, जो बड़ा है ना, ठीक है, तो ये आपका हाथी के लिए आएगा। नुत जो वर्ड आएगा वो आपका क्या है, गाय के लिए आएगा। फिर देखो, बंध वीण मूत्र में भारी है ये और लवण है इसके अंतर, तो विश्लेष और अर्श इत्यादि में इसको दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, जो ऊंट है उसके मूत्र के बारे में बताया गया है। तो ऊ से ध्यान रखो, ऊ से ऊंट और ऊ से ऊर्ध्व भाग के रोग, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। तो श्वास, क्वास एक्सेट्रा में क्या दिया जाता है, तो ऊंट का मूत्र दिया जाता है। फिर वाजी के लिए याद रखना, व्रण विषापहम। तो वी से वाजी और वी से व्रण, तो कुष्ठ व्रण विषापहम, ये जो लाइन आती है तो ये जो है वाजी मूत्र के लिए आया है। फिर ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका गधे का मूत्र किस में लेते हैं, तो अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशिनी मेनली जो है लिया जाता है, ठीक है। तो जब भी जो है गधे को जो मूत्र है वो क्या है, मानस रोग में मेनली लिया जाता है, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपके 8 प्रकार के जो आपके दूध हैं उनका नाम उल्लेख है केवल यहाँ पे। तो इसमें भी आपको ये देखो, नागी नाम ये मेनली आपके हाथी के लिए आया है। वड़वाया जो है वो आपके घोड़े के लिए आया है और स्त्री दूध है। तो यहाँ पे आपको जो है ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें गधे का जो मूत्र है, गधे का जो दूध है वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे आपके गधे के जो दूध है उसका वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ पे स्त्री दूध का वर्णन किया गया है। बाकी सारे सिमिलर ही है, 8 प्रकार के यहाँ पे दूध बताए गए हैं। फिर इन दुग्ध के जो है कॉमन फीचर कि हम जानते हैं कि मधुर होता है, शीत होता है, स्निग्ध होता है। फिर प्रीरणम, ये वर्ड जो है हमेशा, जैसे कि आपके रस के केस में भी आता है कि रस प्रीणयते, इस तरीके से आपका जो है दूध के लिए आया है फर्स्ट चैप्टर में। तो ये चीज कंफ्यूज मत होना, प्रीरण जो वर्ड है वो दूध की प्रशस्ति में बताया गया है, ठीक है। व्रीहण, वृष्य, मेध्य इसको बोला गया है। श्वास कास को शांत करने वाला बताया गया है। संधान, तो हम बोलते हैं ना कि कभी लग जाता है, फ्रैक्चर एक्सेट्रा हो जाता है, तो संधानकारी बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्व प्राण भृतानाम सातम्य समनम शोधनम, तथा सभी प्राणी मात्र के लिए यह सातम्य होता है, इस वजह से जन्मजात ही दूध दिया जाता है बच्चे को। तो सर्व प्राण भृतम सातम्यम, ये वर्ड किसके लिए आया है, दूध के लिए आया है। फिर श्रेष्ठम क्षीण क्षतेषु च, तो अगर पाचन शक्ति जो है क्षत क्षीण है या फिर किसी पेशेंट की कम है तो सबसे पहले पचने वाला जो चीज है वो आपका दूध है। तो श्रेष्ठम क्षत क्षतेषु, ये मेनली आपका जो लाइन है वो आपके दूध के लिए आई है। अम्ल पित्त में दूध देना बताया गया है। ज्वर, दह एक्सेट्रा में जो है मेनली देने के लिए बोला गया है क्योंकि शीत वीर्य है। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, योनि शुक्र प्रदेशु मूत्रेशु प्रदेशु च, इसमें क्या है, मेनली दूध पान कराया जाता है ग्रथित पुरुष में, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो होता है जो कि मृदु कोष्ठी है तो उसको क्या है, दूध से ही मेनली विरेचन हो जाता है। इस वजह से ग्रथित पुरुष में उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, केवल दूध। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है आपका दूध की प्रशस्ति बता रखी है विरेचन में, स्नेह में। और कई बार क्या है, ये जो क्वेश्चन है तो विरेचन स्नेहनम च पर्या, ये आपका ब्लैंक कर देंगे पर्या को, ठीक है, सर्वत्र युज्यते ऐसा करके पूछा जाएगा। तो डैश सर्वत्र युज्यते करके अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दूध के लिए बोला गया है कि पयः सर्वत्र युज्यते करके, ठीक है। फिर जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है ना कि सर्व प्राणवृतम सातम्यम, ठीक है, इसी प्रकार से आपका सुश्रुत में एक लाइन आती है कि जाति सातम्यम,
ठीक है, जाति सतम में जो सुश्रुत में आता है ये मेनली आपका शीर के लिए आता है, ये लाइन आप ध्यान में रखना। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो देखो 6 जो शोधन वृक्ष उन्होंने बोला था ना कि आगे चल करके अपन 6 शोधन वृक्ष का वर्णन करेंगे। ये जो 6 शोधन वृक्ष हैं उसमें आपका सबसे पहले लिखा गया है 3 क्षीरों के बारे में, तो क्षीर त्रय के बारे में। और क्षीर त्रय में कौन कौन से हैं? उष्णुही, अर्क और अस्मंतक। तो 3 क्षीरों में ये आते हैं, ये ध्यान रखना। अब इनमें क्या होता है, वमन में तो अस्मंतक का यूज करेंगे, विष्णुही क्षीर को विरेचन में यूज करेंगे और अर्क को वमन विरेचन दोनों में यूज किया जाता है। तो पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है किसका वमन में किसका विरेचन में, उभयोग तो भागहर इसका जो है मेनली यूज किया जाएगा, तो मेनली अर्क का। तो यहाँ पे आपका उभयतो भागहर जो है आपका आचार्य चरक तो अर्क को मानते हैं, लेकिन उभयतो भागहर जब सारंगधर में पूछा जाता है तो वहां पे आपका आंसर जाता है देवदाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर चरक का क्वेश्चन आ रहा है कि उभयतो भागहर करके तो आपका जो है अर्क आंसर करना है, और अगर सारंगधर पूछा जा रहा है उभयतो भागहर तो देवदाली आंसर करना है। अब क्या है, कई बार ये जो क्षीर त्रय है ना वो आपके रस शास्त्र में भी यूज होते हैं। अब जो आपका रस शास्त्र में जो आपका अस्मंतक के स्थान पे वट को माना गया है रस तरंगनी के अंतर्गत क्षीर त्रय में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको अपन लोगों ने यहीं से क्लियर कर लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 6 जो शोधन वृक्ष हैं उसमें तो 3 तो आपके क्षीर हो गए, ठीक है, और उसके बाद में आपके 3 जो है वो आपके वल्कल है। उसमें भी जिसके हितास त्वचा यानी कि त्वक हितकारी है वो है आपके पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। ठीक है, अब इसमें देखो पूतिक को देखोगे आप, नीचे देखोगे चक्रपाणी की टीका, तो उन्होंने पूतिक को क्या बोला है, चिरबिल माना है, कृष्णगंधा को सहजन माना है, और तिलवक को क्या है, सावर लोद बताया है, और चक्रपाणी ने क्या है पूतिक को जो है कंटकी करंज भी जो है आपका क्लियर कर रखा है। तो ये ध्यान रखना, कई बार इससे विमर्श से पूछ लेते हैं। तो पूतिक, कृष्णगंधा, तिलवक ये तीनों आपके त्रिवल्कल के रूप में यूज में आते हैं। इसमें ये चीज आप और ध्यान रखना कि जो पूतिक और तिलवक है इनको तो विरेचन के लिए यूजफुल बताया गया है, विरेचन कर्मों में पूतिक और तिलवक बताया गया है। जो आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए या लोकल एप्लीकेशन के लिए जो आपका बताया गया है वो है आपका कृष्णगंधा, जैसे विसर्प, शोप एक्सेट्रा में। तो ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, विरेचनार्थ पूतिक और तिलवक का वर्णन है, जबकि जो कृष्णगंधा है उसका वर्णन किसमें किया गया है, स्किन डिसीज में लोकल एप्लीकेशन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ तक जो कैलकुलेटिव पार्ट था, जो द्रव्यों का वर्णन किया गया था वो अपन लोगों ने देखा। अब अपन आते हैं औषधि और चिकित्सक के बारे में। इन्होंने क्या है यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया है कि औषधि नाम ही रूपाभ्याम जानते है जपा बने अभिपाश्च गोपाश्च ये चन्य वनवासीना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो औषधि का नाम रूप जानते हैं लेकिन उसका कैसे यूज करना है ये नहीं जानते हैं, तो उसका जो ज्ञान है उसे हमें क्या है वनवासी मनुष्य से जानना चाहिए। तो इसका जो है मेनली 2 मीनिंग जो है आपका निकलता है। अगर अपन इसको टीका में देखें तो उस 2 मीनिंग में अपने को घुसना नहीं है। ठीक है, आपको इसका रेफरेंस बस ध्यान रखना है कि औषधि नाम रूपाभ्याम, तो ये जो लाइन है वो किसके लिए आई है और किस जो है मेनली जो है किसके लिए आई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये मेनली औषध और चिकित्सक के लिए जो है ये लाइन आई है। और कहाँ पे आई है, तो ये जो लाइन है वो आपका सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में आई है। ठीक है, क्लियर। फिर देखो यहाँ पे वापस लिखा हुआ है नाना नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञाने व पुनः, मतलब केवल जो है नाम ज्ञान ज्ञात कर लेने से या रूप ज्ञान जो है कर लेने से आप पूरी चिकित्सा नहीं कर सकते हो, जब तक कि आपको औषधि की परम प्राप्ति, मतलब जब तक कि आपको औषधि के सारे गुण पता ना हो। तो इसका आपको रेफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो योग वित्त बता रखा है। तो योग वित्त का अर्थ ये होता है कि नाम रूप को न जानते हुए भी औषध का जो प्रयोग है जो जानता है वो आपका योग वित्त कहलाता है, या वो ही क्या है तत्ववित्त कहलाता है जो उसको भली भांति जानता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पुरुषम पुरुषम विक्षेत्र जो आपका सिद्धांत कहाँ पे उल्लेखित है चरक में, तो सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपका जो ज्ञानी जो आपका व्यक्ति है और अज्ञानी जो व्यक्ति है उसके बारे में डिफरेंस लिखते हुए आचार्य चरक यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बोला है यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि अश्नीयर्था, या फिर क्या है विष पी लो या अग्नि या वज्र जो आपका में जल जाओ, ठीक है, या वज्र से नाश हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा मतलब अग्नि से जल जाओ या विष पी लो या शस्त्र से नाश हो जाए, लेकिन अज्ञ वैद्य से जो है चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अज्ञ वैद्य से जो है चिकित्सा नहीं कराना चाहिए। तो इसका रेफरेंस ध्यान रखना कि ये कहाँ पर से आया है,
इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं, तो इसी से तरीके से जो आपका सिमिलर जो कोटेशन है वो यहाँ पे आपका आया हुआ है कि वरम आशीष विषम विष क्वथितम ताम्र एव च, सॉरी ताम्र एव हुआ, तो बेटर है कि क्या है आप जो है अज्ञ वैद्य से जो है चिकित्सा करें, इससे बेटर है कि आप जो है ताम्र को गर्म करके उसको पी लें। तो इतना जो है उन्होंने क्या है क्रिटिसाइज किया हुआ है जो अज्ञ वैद्य है उसकी चिकित्सा को। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इसका रेफरेंस आप ध्यान रखना। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं, तो यहाँ पे श्रेष्ठ औषध और चिकित्सक का जो है वहाँ पे बताया गया है कि तदे युक्तम भेषजम यदा आरोग्य कल्पते। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि श्रेष्ठ भेषज वही है जिससे आरोग्य की प्राप्ति हो, और श्रेष्ठ वैद्य वही है जो क्या है रोगों को मूर्छित कर दे, मतलब सॉरी मूंछित कर दे। ये वाला रेफरेंस भी कहाँ पे आया है इसका भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है। तो इसमें एक पॉइंट बस यहाँ पे आप ध्यान रखो कि त्रिविधो द्रव्य संग्रह, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो 3 प्रकार का द्रव्य संग्रह वो कौन सा था। ये 3 प्रकार की औषधियाँ उन्होंने बताई थी ना कि स्वस्थृतम हितकारी, आतुरस्य विकार प्रश्नम, जंगम औद्भिद जो पार्थिव जो औषधि बताई गई, तो ये 3 प्रभाव भेद से और उत्पत्ति भेद से उन्होंने जो टाइप किए हैं, तो वो रेफरेंस यहाँ पे आपका जा रहा है कि आपका द्विविधो द्रव्य संग्रह का। ठीक है, तो ये रेफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका फर्स्ट चैप्टर से काफी क्वेश्चन जो है आपके अराइज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है बहुत बार इसको पढ़े रहते हैं फिर भी आप जो है भूल जाते हो, इसको रिवाइज करना, तो रिकॉल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर को। तो इसी के साथ में ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे अपन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।